क्या वजह है कि अरब में इतना अटैक होने के बाद भी अरब वर्ल्ड चुप ही साधे हुए हैं। अरब से किसी भी तरीके का रिटेलिएशन नहीं हो रहा। ये आज के टाइम में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न उठता है। यदि आप ईरान एंड यूएसए की वॉर को देखें तो ईरान किसको अटैक कर रहा है? अरब को। लेकिन अरब की तरफ से किसी भी तरीके की रिटेलिएशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये तो दो चीज़ हो सकता है। अरब के पास कैपेबिलिटी नहीं है, मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। तो भाई कैपेबिलिटी नहीं है तो अभी आप सुने होंगे कि यूएई हेल्प कर रहा है उधर अफ्रीका के अंदर जो वॉर चल रहा है जो एथनिक वॉर होता है तो उसमें यूएई हेल्प करता है। तो ऐसी तो बात है नहीं। अरब की भी मिलिट्री ठीक ठाक है। चाहे सऊदी देखो, यूएई देखो, जितने भी हैं। कुवैत भी इराक के साथ फाइट किया था। मतलब वैसे ज़्यादा दिन तक फाइट नहीं किया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ तो होगी। किसी भी कोई भी कंट्री है तो उसकी मिलिट्री तो होगी। तो ऐसा है। फिर भी अरब ईरान को नहीं कर रहा है रिटेलिएट। एक ये मेन क्वेश्चन है। इसके पीछे क्या हो सकता है? एक तो हम कैपेबिलिटी देख लिए। दूसरा हो सकता है भाई अरब नहीं करना चाहता है। नहीं करना चाहता है वो ईरान पे अटैक। नहीं क्यों करना चाहता है? इसका मतलब कोई भी स्टेट है, स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या करता है? जनता के मूड के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक। एक जनता का मूड भी तो कुछ उसको डिसीजन लेने में इम्पैक्ट तो करता है ना। तो मे भी हो सकता है कि भाई स्टेट, वहाँ की जो जनता है, जो पीपल है, वो नहीं चाहता होगा कि भाई तुम इसको ईरान के ऊपर अटैक करो। एक तो ये चीज़ हो सकता है। या मान लो यहाँ पे अरब में देखोगे तो मोनार्किज्म है। एक चीज़ ये भी है कि इस मोनार्की को ये भी लगता होगा भाई यदि हम इसमें ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो एक रिलीजियस एंगल आ जाने के बाद हो सकता है कि जो यहाँ की जो जनता है, जो पीपल है, वो मोनार्की को क्वेश्चन करे जो भाई तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि इट इज़ अ काइंड्स ऑफ द रिलीजियस वॉर। एक ये चीज़ हो सकता है। अरब क्यों इसीलिए नहीं अटैक कर रहा है क्योंकि वहाँ की जनता नहीं चाहता है कि आप अटैक करो ईरान के ऊपर। सेकंड चीज़ ये है कि अरब, हम एक ही एंगल या एक ही पर्सपेक्टिव को नहीं सोच सकते। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अरब ये सोच रहा है कि भाई मैं अमेरिकन को इतना पैसा देता हूँ अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो अमेरिकन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक, अमेरिकन हमें प्रोटेक्ट करे। एक तो ये हो सकता है। तीसरा चीज़ ये हो सकता है कि भाई इनको ये सोच में होगा भाई यही कहीं हम यहाँ पे ईरान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करें तो ये बायलैटरल स्टार्ट हो जाए, अरब वर्सेस ईरान, शिया वर्सेस सुन्नी, शिया वर्सेस सुन्नी हो जाए। क्योंकि पूरी अरब जो है सुन्नी है और मैक्सिमम शिया जो भी है ईरान के अंदर है, थोड़ा बहुत एक मतलब इराक के अंदर है। ठीक, शिया वर्सेस सुन्नी हो जाए तो इसलिए ये नहीं चाहता। ठीक। दूसरा चीज़ ये भी है, इकोनॉमिक एंगल भी आता है। वॉर में आएगा तो इकोनॉमिक डैमेज भी होगा, इकोनॉमिक डैमेज भी होगा। इसलिए ये नहीं चाहता कि भाई हम इकोनॉमिक को क्यों, मतलब अपने इकोनॉमी को क्यों इसमें इंगेज करें। तो ये सारे वजह हो सकते। एक मेन वजह ये हो सकता है कि ये सोच रहे हैं, मतलब ईरान के अंदर एक ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यदि हम अभी डोमिनेंट करके पूरे अरब को डरा के रखेंगे तो आज ना कल ये पीस टॉक तो होगा ही होगा। पीस टॉक होगा ही होगा। ईरान का ये है कि अरब पे जो हम अटैक करते हैं, एक तो हम अमेरिकन अमेरिकन इंफ्रा को हम अटैक कर रहे हैं। ठीक, एक इंफ्रा, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, जो मिलिट्री बेस है, उसको अटैक करें। दूसरा एक ये हो गया कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो एक मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने का जो एक होड़ लगा हुआ था, जिसमें सऊदी, टर्की, पाकिस्तान, इन लोगों का अभी देखे होंगे कि एक गुट बना हुआ था, मतलब स्मॉल नेटो की तरह बना हुआ था, जो कि किसी काम का नहीं हुआ क्योंकि इक्वेशन इस तरह का बन गया। ठीक, एक तो ये बना हुआ था और नहीं काम का हुआ। ठीक। दूसरा ईरान का ये है कि यदि हम पीस टेबल पे जब आएंगे तो पीस टेबल पे आने के बाद जब भी होगा, जब पीस टॉक होगा तो उसके बाद जब ये पूरा नॉर्मलाइज होगा यहाँ का, तब ये क्वेश्चन उठता है कि अरब को हम ये धमका सकते हैं कि तुम यहाँ से अमेरिकन को हटाओ, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। देखिए हो ना हम कितना पीटे हैं इनको। ठीक, ये एक चीज़ हो सकता है। और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन के ये खड़ा हो, ये शिया खड़ा हो। क्या आपको लगता है जो जितने भी सुन्नी डोमिनेंट पूरे मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें शिया को लीडर बनने देगा?
सऊदी और सऊदी, टर्की, ये सब जितने भी है सब क्यों अभी मूक दर्शक बने हुए हैं? ठीक, को लगता है ये लोग बनने देंगे? तो एक ये तो भविष्य की बात है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मेन ये है कि आपको लगता है कि जो अभी यूएस और जो इजराइल अभी अटैक कर रहा है, आपको लग रहा है कि अभी ये नॉर्मल सिचुएशन में ये लोग पीस पे आ जाएंगे और जैसे पहले वाला सिस्टम था नहीं, या तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव रिजिम चेंज, वो अभी हम ये नहीं कह सकते कि टोटली अभी नहीं हो पाएगा, रिजिम चेंज का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ जितना इन लोगों इजी समझे थे उतनी इजी वे में नहीं अचीव हो रहा है, इन लोगों को ऑब्जेक्टिव ये अचीव नहीं हो रहा है। सेकेंड है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर वाला तो ये ठीक है कि भाई कम से कम अभी भी यदि पीस स्टार्ट हो तो न्यूक्लियर आने वाले 20-25 साल तक ईरान, 10-20 साल तक तो ईरान नहीं हिम्मत करेगा। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन होता है यदि वर्ल्ड का यदि इक्वेशंस बैलेंस ऑफ पावर हो गया, या जो जो कहते हैं वो जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस ये सब यदि चेंज हो जाए तो अलग बात है कि जल्दी बना ले, लेकिन अभी तो नहीं बनाएगा। ठीक, समझ गए? और दूसरा चीज़ ये देखिए न्यूक्लियर बनाने के लिए जो ईरान को एक तरीके से इनडायरेक्ट सपोर्ट या रसिया का या चाइना का कह सकते हैं जो मिला होगा, वो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि भाई ये न्यूक्लियर बनाएगा, अमेरिकन आएगा इसको पीटेगा ईरान के ऊपर, अमेरिकन यहाँ पे फंसेगा, तो जियो पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होंगे, फिर जाएगा, जाने के बाद फिर न्यूक्लियर के यदि ईरान बनाने की कोशिश भी करेगा तो अदर पावर है इसको रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई नहीं न्यूक्लियर 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 मत बनाओ। ठीक, ये एक तरह का इक्वेशंस ये मे भी हो सकता है। ठीक, तो ये पूरा यहाँ का ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए हम यहाँ पे दूसरा प्लेयर को लेके आते हैं जो अभी जो चल रहा है, नेटो को लेके आते हैं। देखिए नेटो में तो आप लोग जानते हैं कि नेटो का जो भी मेंबर है, मैक्सिमम मेंबर है, वो वो डायरेक्ट बोलता है कि भाई हमें इस वॉर में नहीं जाना है, इस वॉर में नहीं जाना। यदि आप ब्रिटेन को देखे होंगे तो ब्रिटेन ने अपना बेस को यूज़ करने के लिए दिया है, और बोला है तुम यूज़ करो डिफेंसिव में करो, अमेरिकन को यूज़ करने के लिए दिया है, अदरवाइज कह रहा है कि हम वॉर में नहीं जाएंगे। अब देखिए वॉर में ब्रिटेन या जितने भी नेटो है वॉर नहीं जाने के पीछे एक देखिए एक रीजन तो हम, कोई भी कंट्री यदि वॉर में जाएगा तो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस तो होंगे ही होंगे। ठीक, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस होंगे ही होंगे। तो एक तो अभी वर्ल्ड का इकोनॉमी उतना स्ट्रांग नहीं है, और वैसे भी यूरोपियन देखेंगे तो स्लो डाउन है इकोनॉमी, उतना ग्रोथ नहीं कर रहा है वहाँ पे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही वहाँ पे, पोस्ट कोविड इकोनॉमिक प्रॉब्लम वर्ल्ड में है, और यूरोप में भी अच्छे खासे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो वॉर में जाएगा तो एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इशू होगा। सेकेंड चीज़ ये है, एक बहुत वाइटल प्रश्न ये है, यदि यूरोप यदि वॉर में आता है तो आप देखोगे कि ईरान क्या करेगा कि ये अरब के ऊपर अटैक करना बंद करेगा, और डायरेक्ट ये फिर जितने भी नेटो मेंबर हैं, नेटो मेंबर जो इसके रेंज में आते हैं, ईरान के पास यदि मिसाइल्स देखेंगे तो 4000 किलोमीटर तक के मिसाइल्स हैं, यदि जितने भी यूरोप के मेंबर आते हैं उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। यहाँ से आप देख लो फ्रांस के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, ब्रिटेन तक पहुँच हो पाए तो ब्रिटेन तक, और जो उधर है ग्रीस हो गया, या जो भी ईस्टर्न यूरोप के जितने भी मेंबर हैं जो नेटो का मेंबर है उस पे ये अटैक करने की कोशिश कर सकता है, और मे बी ये टर्की के ऊपर भी अटैक करेगा, टर्की सुन्नी कंट्री है वहाँ पे, कर सकता है। तो या नहीं भी करे, टर्की के ऊपर नहीं भी अटैक करे, और ये क्या करेगा फिर अरब के ऊपर अटैक नहीं करके ये इधर नेटो और यूरोप पे अटैक करेगा, फिर इसको रंग दे देगा रिलीजियस वॉर की तरह इसको रंग दे सकता है। और फिर रिलीजियस वॉर में रंग देगा तो फिर ये शिया इधर मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनेगा, और जितने भी सुन्नी कंट्री है वहाँ को इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर ये इस तरीके का चल सकता है। मे बी ये इक्वेशंस हो सकता है, इसीलिए भी नेटो ये सोच रहा है जो भाई ऐसे जाएंगे तो ये हो सकता है मे बी। दूसरा चीज़ यदि आप देखोगे नेटो को, तो जो नेटो है, एक तो आप देखेंगे कि जो ट्रंप ने जिस तरीके का अभी कुछ ट्रंप आने के बाद काम किया है, मैं ट्रंप ने नेटो को जिस तरीके से बताया जो भाई तुमको ये करना पड़ेगा, नेटो काम का नहीं है, क्योंकि जो देखेंगे कि जो
अमेरिकन है, उसका जो फ़ोकस है वो अब अपने को शिफ्ट कर रहा है पैसिफिक ओशियन की तरफ कर रहा है। ये तो अब इजरायली का एक डोमिनेंस, क्योंकि देखेंगे कि आप सेंट्रल एशिया के अंदर एक ही केवल ईरान बना है, बचा है प्लेयर। इधर अब्राहम एक्कॉर्ड में क्या हो गया कि जितने भी अरब का मेंबर था सब इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन को बनाया, एक ईरान ही बचा था। तो यूएस का ये था जब भाई इस ईरान को भी समेट लेते हैं, उसके बाद इधर इजराइल और जितने भी अरब वर्ल्ड में है इस सब के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो एक इजराइल का इधर डोमिनेंस रहेगा, तो हम इधर से हमारा कोई टेंशन नहीं रहेगा पूरे अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में। फिर कोई किसी भी तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम होने का चांस नहीं रहेगा, तो फिर हम अपना शिफ्ट करके चले जाते हैं कहाँ पे, पैसिफिक में आ जाएंगे। पैसिफिक में आके फिर जो अभी मेन प्लेयर है कौन है, चाइनीज है, चाइनीज के साथ फिर राइवलरी अपना चलता रहेगा। ठीक, तो रशिया को नहीं मानता था ट्रम्प, किसी भी तरह का चैलेंज नहीं मानता था। तो इसमें ये है कि, और यदि आप देखोगे यूरोप को, तो यूरोप के लिए क्या है, यूरोप का मेन राइवल कौन है, वो तो अपने आप को यही मानता है, रसिया को मानता है। ठीक, रसिया को मानता है। आप देखेंगे यदि नेटो का जो गठन हुआ था 1948-49 में, जो गठन हुआ था किसके लिए, रसिया के लिए। जो कम्युनिस्ट एक्सपेंशन है उसका एक्सपांसन इधर यूरोप के अंदर ना उसी के लिए हुआ था। लेकिन जब यूक्रेन को एनेक्स कर लिया है, तो उसके बाद से जो अमेरिकन का जितना हेल्प आना चाहिए वो बाइडन के टाइम में था, बाइडन के टाइम में अच्छा था, उसके बाद ट्रम्प आने के बाद कोई हेल्प नहीं आ रहा है। तो इससे भी एक यूरोप के मन में होगा कि भाई ये अमेरिकन हेल्प नहीं कर रहा है, हमारे प्रॉब्लम का अपना प्रॉब्लम नहीं मान रहा है, और इसके प्रॉब्लम को हम अपना प्रॉब्लम कैसे मानूं। ठीक, दूसरा ये है, यूरोप ये समझता है यदि हम यहाँ से अभी इधर ईरान के साथ वॉर करने के लिए चले जाएं, तो जो भी इकोनॉमिक हेल्प मैं कर रहा हूँ, जितने भी मिलिट्री लेवल पे हम यूक्रेन को हेल्प कर रहा हूँ, वो हेल्प नहीं कर पाऊंगा यूक्रेन को। और जब यूक्रेन को हेल्प नहीं कर पाएंगे तो रशिया को क्या मिलेगा, फ्री हैंड मिलेगा। अब रशिया को फ्री हैंड मिलेगा तो मे भी हो सकता है कि 1948 वाला रसिया फिर देखिए फिर वो कम्युनिस्ट एक्सपांशन की तरफ इधर बढ़े, यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के तरफ। तो एक ये रीजन भी है, क्योंकि रसिया, पुतिन को देखोगे तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद से ये तो मानते हैं कि रशियन लोग मानते हैं कि जो भाई ये पूरा वेस्ट मिलके हमारे देश को तोड़ दिया। ठीक, तो वो तो इस सपना को देखते हैं कि जो फिर भी हम जो 15 कंट्री जो हमसे टूटे उसको इंटीग्रेट करें। ठीक, तो मे बी ये भी है एक। तो यूरोप उसके लिए इधर नहीं हम आना चाहता है। ठीक, तो ये चीज़ यूरोप के बारे में आप देख सकते हैं, समझ गए। थर्ड यदि देखेंगे तो एक चीज़ है कि इसके बारे में कहा जाता है, अमेरिकन का क्या अब है मेन ऑब्जेक्टिव, अब अमेरिकन का क्या है। अब ये देखोगे कि अमेरिकन का एक ही चीज़ है। अब एक मिनट, 1 सेकेंड। तो यूरोप इस वजह से नहीं आ रहा है वॉर में, नहीं पार्टिसिपेट करने नहीं कर रहा है। ठीक, उसमें तो बहुत है, बड़ा रीजन है। अब देखिए जैसे ग्रीनलैंड को बोल रहा था हम एनेक्स कर लेंगे, ग्रीनलैंड को एनेक्स कर लें, फिर उसके बाद फ्रांस को जो मैक्रो था उसको कितना गलिया दिया था, स्पेन के बारे में क्या बोल रखा है ट्रम्प। ठीक, सबको फिर नेटो वाले में बोला भाई 5-6% तो अपना जीडीपी का खर्चा करो। ठीक, इस पे मिलिट्री पे तो प्रेशर डाल रहा था पूरे यूरोप को, यूरोप को इज्जत नहीं दे रहा था। फिर जो उसका लगाया था टैरिफ, तो सारी यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाए थे, तो ये सब एक रीजन था। यूरोप का एक तरीके से मोह भंग हो रहा था, तो यूरोप भी अपना पार्टनर चुन रहा था इकोनॉमिक फ्रंट पे। तो फिर रशिया के चाइनीज के साथ उनका भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया है। आप देखे होंगे कभी के टाइम में यूरोप के जितने भी लीडर थे वो चाइना की तरफ गए हैं, सब बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इकोनॉमिक रिलेशन में रेयर अर्थ मैग्नेट वो सब कंसेप्ट है। ठीक, अब देखिए जब अमेरिकन की बात करेंगे तो अमेरिकन का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ये हॉर्मुज को हम किसी भी तरीके से क्या करें, कंट्रोल करें। क्योंकि हॉर्मुज देखेंगे तो ये एक वर्ल्ड का जो ऑयल है, ऑयल एंड गैस है, जो कि इकॉनमी को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको डिसरप्शन आ गया है इसकी वजह से, तो वर्ल्ड के इकॉनमी में और वर्ल्ड का जो पावर इक्वेशंस है
उसमें चेंज हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड इसके ऊपर अमेरिकन के ऊपर से प्रेशर बना सकता है, और अमेरिकन का जो एक सॉफ्ट पावर कह सकते हैं जो उसका है, या अमेरिकन की जो प्रेस्टीज है उसके ऊपर क्वेश्चन लग सकता है, जो भाई तुम एक हॉर्मुज को नहीं, तुम कह रहे हो वर्ल्ड का हम इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तुम एक हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एक ईरानियन है तुमको तेल लेके नहीं जाने दे रहा, तो एक ईगो भी है, एक क्वेश्चंस भी है वहाँ पे, एक कि उसको कंट्रोल करे, जिससे क्या हो गया, ऑयल सप्लाई जितना भी है वो एक स्मूथ लाइन, स्मूथली सप्लाई यहाँ से हो, समझ गए। तो इसी वजह से देखेंगे कि खार्ग आइलैंड जो है उसमें अटैक किया है अमेरिकन ने, और खार्ग जो है वो, आप ये देखोगे, ये हो गया हॉर्मुज, आपका हो देखोगे ये हो गया हॉर्मुज, ये चौक पॉइंट जो भी है, ये यहीं पे खार्ग आइलैंड हो गया, ये इस सब में बहुत सारे आइलैंड है, तो इसमें से एक आइलैंड है, अमेरिकन हो सकता है कि इस आइलैंड को कंट्रोल करे, यहाँ पे इसको बेस बनाए, और बेस बना के क्या करे कि इसको पूरी तरीके से एस्कॉर्ट करे, यहाँ से जो भी जाएगा उसको एस्कॉर्ट करे, मे बी ये हो सकता है, तो हॉर्मुज को कंट्रोल कर लेगा, तो ईरानियन वॉर जो होगा, ईरान के वॉर का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, केवल भाई उसका इफेक्ट केवल पड़ेगा या तो इसराइल के ऊपर, या अमेरिकन एसेट्स पे, या अमेरिकन एसेट्स पे, ठीक। उसके बाद मेन ये है कि फिर क्या करेगा इजराइल, अमेरिकन क्या कर सकता है कि जितने भी इधर के बहरीन से लेके कतर से लेके सब है, सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसको स्ट्रॉन्ग करने को, मतलब क्योंकि देख रहे हैं कि जब वॉर आगे खींचेगा तो वो इधर के नेशंस को एक अच्छा सा सिक्योरिटी माहौल देने की कोशिश करेगा, ये ज़रूरी है, नहीं तो फिर कंट्रोल यहाँ से कम होता जाएगा। तो यही एक पूरी तरीके से सिनेरियो है, तो हम देख सकते हैं आगे क्या हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।